गुड मॉर्निंग गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग ट्री पे। यहाँ पे 67 बीपीएससी प्री से रिलेटेड करेंट अफेयर्स का हम डेली डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन का ये पार्ट 10 है। प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें जो है 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की न्यूज़ को कवर किया गया है। आज का पहला क्वेश्चन है, एनक्लैट के नए अध्यक्ष कौन है। तो सबसे पहले कि एनक्लैट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनक्लैट का फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। इसके नए अध्यक्ष का नाम अशोक भूषण है, जो केरल हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। देखिए, एनक्लैट के चेयरमैन का कार्यकाल जो है 4 वर्ष तक का होता है। इससे जुड़ी एक और संस्था है जिसका नाम है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। उसके अध्यक्ष का नाम रामालिंगम सुधाकर है। एनक्लैट और एनसीएलटी दोनों की दोनों संस्थाएं कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनी है। चूंकि ये संस्थाएं पार्लियामेंट के बनाए किसी कानून से बनी है, अतः ये एक संवैधानिक संस्था है, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, ये दोनों की दोनों संस्थाएं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यानी वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करती हैं। नाउ ये जो ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रदीप कुमार जोशी जो है वो प्रेजेंट में करेंटली यूपीएससी के चेयरमैन है। भगवान लाल सैनी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज के चेयरमैन है। अरुण कुमार मिश्र ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन है। सुरेश एन पटेल सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं। और सुबोध कुमार जायसवाल जो हैं वो सीबीआई के करेंट डायरेक्टर हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस शहरी गतिशीलता सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। देखिए, ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। ठीक है, यह इस सम्मेलन का 14वां संस्करण है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विश्व के सबसे बड़े हाइड्रोजन ईंधन सेल का उद्घाटन किस देश में हुआ है। इसका आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में एक जगह है सियोगू, वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन अपने आप में कोई फ्यूल नहीं है, वो एक एनर्जी का कैरियर है। ओके, जब केमिकल रिएक्शन में उसका यूज़ किया जाता है तो उसकी वजह से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और जब भी हाइड्रोजन का यूज़ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए केमिकल रिएक्शन में किया जाता है तो एकमात्र बाई प्रोडक्ट जो है वो वाटर बनता है। तो ये हमें याद रखना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कानूनी जागरूकता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण कार्यक्रम की शुरुआत किस योजना ने किया। तो देखिए, ये राष्ट्रीय महिला आयोग NALA से नालसा के साथ मिलकर किया है। इसको लॉन्च जो है जस्टिस यूयू ललित ने वाराणसी से किया है। ओके, देखिए, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वे सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था है जिसका गठन 1995 में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होते हैं वो इसके पैट्रन इन चीफ होते हैं, यानी मुख्य संरक्षक होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के सेकेंड सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं, दूसरे सबसे जो सीनियर जज होते हैं वो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं, जो कि वर्तमान में यूयू ललित हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मुख्यमंत्री घासियारी कल्याण योजना किस राज्य की योजना है। इसका आंसर है उत्तराखंड। करेंट जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। इसके तहत मवेशियों को सब्सिडाइज रेट पे चारा उपलब्ध कराना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय एकता दिवस किस नेता की वर्षगांठ पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। वल्लभ भाई पटेल का जन्म जो है 31 अक्टूबर 1875 में नादियाद में, जो उस समय बम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, वहां पे हुआ था। 1928 में जब ये बारदोली सत्याग्रह को लीड कर रहे थे तो उस समय वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, इसके अलावा ये 1934 में कांग्रेस के रांची अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। और संविधान सभा की 2 महत्वपूर्ण समिति, प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों हेतु परामर्श समिति के ये अध्यक्ष रहे थे। तो ये दोनों समिति आपको याद रखनी है, कराची अधिवेशन आपको याद रखना है। ओके, इसके अलावा ये भारत के पहले होम मिनिस्टर भी थे और भारत के प्रथम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड सिटी डे कब मनाया जाता है। देखिए, वर्ल्ड सिटी डे जो है वे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार का जो होस्ट है वे UN हैबिटेट और इजिप्ट है। ठीक है, इजिप्ट का एक शहर है लग्जर, वहाँ पे इसे आयोजित किया जाएगा। इसका थीम जो है बेटर सिटी बेटर लाइफ रखा गया है।
और इसका सब थीम है एडॉप्टिंग सिटी फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। यानी पूरा का पूरा थीम अगर आपसे पूछा जाए तो ये दोनों इंक्लूडेड है, बेटर सिटी बेटर लाइफ, एडॉप्टिंग सिटीज फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? इसका आंसर है कर्नाटका। देखिए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जिसका अंग्रेजी होता है, देखिए स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जो है वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, ये दोनों संस्थाएं मिलकर जारी करती हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला संस्थान का नाम क्या है? संस्थान का नाम है IISc बेंगलुरु। इंडिया में इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है उसका नाम है आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। सेकेंड नंबर पे मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस MIT जिसे कहते हैं वो है, और थर्ड नंबर पे ऑक्सफोर्ड है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, माधवन कृष्ण नायर, इनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? वो ऑन्कोलॉजिस्ट से, यानी वे कैंसर से जुड़े हुए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के सबसे बड़े एरोमेटिक्स गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए भारत के सबसे बड़े एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन जो है वो उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, क्लाइमेट इक्विटी डैशबोर्ड किस देश ने शुरू किया है? क्लाइमेट इक्विटी डैशबोर्ड जो है उसे इंडिया ने शुरू किया है। इंडिया की एक इंडिपेंडेंट संस्था है जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज ग्रुप। ये MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई के अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था है। उस संस्था ने इसका विकास किया है। देखिए ये डैशबोर्ड जो है वो एनर्जी और रिसोर्स कंजम्पशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगी। इसके अलावा एमिशन में कितनी इनइक्वालिटी है, यानी कि अमीर लोग कितना CO2 का एमिशन करते हैं और गरीब लोग कितना CO2 का एमिशन करते हैं, इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर कहाँ खोला गया है? आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है मसूरी, वहाँ पे एक संस्था है जिसका नाम है लबासना। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी। ओके, उसके अंतर्गत ये खोला गया। देखिए ये लबासना जो है यहाँ पे जो लोग UPSC के अंतर्गत IAS के लिए सिलेक्ट होते हैं उनका यहाँ पे ट्रेनिंग कराया जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इंडियाज फर्स्ट IMS सर्टिफाइड शताब्दी ट्रेन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में जो डायरेक्टिव वर्ड है वो हमें ध्यान रखना होता है, वरना उसकी वजह से यूजुअली हम सिली मिस्टेक करते हैं और अपना रिजल्ट नहीं आता है। देखिए इसमें क्या पूछा गया? शताब्दी ट्रेन पूछा गया, तो इसका आंसर है चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी ट्रेन है, वो इंडिया की फर्स्ट IMS सर्टिफाइड शताब्दी ट्रेन है। सिर्फ ट्रेन पूछा होता तो ये आंसर नहीं होता। ये इंडिया की दूसरी ऐसी ट्रेन है जिसे IMS सर्टिफिकेट मिला है। पहली ट्रेन कौन सी है प्लीज कमेंट करके हमें बताइए। देखिए IMS यानी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत कुछ खास नंबर जो है किसी खास मैनेजमेंट पैरामीटर के लिए रखा गया। ओके, जैसे 9001 जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए है, 14001 जो है वो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए है, 45001 जो है वो व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए है, 27001 सूचना सुरक्षा के लिए है और 50001 वो एनर्जी मैनेजमेंट के लिए है। ओके, तो ये हमें नंबर और ये किससे जुड़ा है ये ध्यान रखना है। ओके, इसका इंग्लिश भी यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 15, तुशील क्या है? देखिए आंसर है कि यह एक तलवार श्रेणी एक युद्धपोत है, ये एक वारशिप है जिसका शाब्दिक अर्थ ढाल होता है। ओके, इसे हाल फिलहाल में रूस के कालिनिग्राद से लॉन्च किया गया है। ठीक, यानी इसका डेवलपमेंट जो है रशिया और इंडिया एक साथ मिलके कर रहे हैं। हमें ध्यान देना है कि ये तलवार श्रेणी की 7वीं जहाज है। अन्य तलवार श्रेणी की 6 जहाज का नाम जो है वो है INS तलवार, INS त्रिशूल, INS तबार, INS तेग, INS तरकश और INS त्रिखंड। INS का फुल फॉर्म इंडियन नावल शिप होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, सागर निधि क्या है? ऑप्शन है विमानवाहक पोत, युद्ध पोत, पनडुब्बी और महासागर अनुसंधान पोत। देखिए सागर निधि जो है वो महासागर अनुसंधान पोत है। इसे 2008 में कमीशन किया गया था। ये सागर पूर्व और सागर पश्चिम के बाद इंडिया की तीसरी रिसर्च व्हीकल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट मेंबर कौन नहीं है? ओके, तो इसके मेंबर्स अभी वर्तमान में अफगानिस्तान नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने ये शब्द ऑप्शन क्वेश्चन में इस डायरेक्टिव वर्ड को आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, आपने नहीं को ध्यान से नहीं पढ़ा और आपने पढ़ लिया कि संघाई सहयोग संगठन के सदस्य कौन है,
तो आप इसमें से बीपीएससी में ई अब नंबर ऑप्शन रंग के आइएगा, है ना, क्योंकि आपको लगेगा कि पाकिस्तान, चीन और भारत, ईरान ये सब तो मेंबर हैं, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके, तो हमें डायरेक्टिव वर्ड्स पे फोकस करना है। आंसर है अफगानिस्तान। देखिए वर्तमान में इसके 9 सदस्य हैं। तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के, ये वाला जो आप रेड कलर में देख रहे हैं ये तुर्कमेनिस्तान है, इसे छोड़ के सेंट्रल एशिया की जो 4 अन्य कंट्री हैं वो इसके सदस्य हैं। ये कजाकिस्तान है, ये वाला उज्बेकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है और ये ताजिकिस्तान है। ओके, इसके अलावा चाइना है, रशिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है और ये ईरान है। देखिए इंडिया और पाकिस्तान को एससीओ की सदस्यता जो है 9 जून 2017 को जब कजाकिस्तान में एससीओ का एनुअल समिट हुआ था तो वहां पे दी गई थी, और हाल फिलहाल में ईरान इसका नया सदस्य बना है। इसे इसकी सदस्यता जो है एससीओ की 21st समिट जो कि ताजिकिस्तान में हो रहा है वहां पे दिया गया। ठीक है, इसकी अगली समिट जो है वो समरकंद में होगी। ओके, समरकंद किसका कैपिटल है आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल मानव व्यापार से संबंधित है? इसका आंसर है आर्टिकल 23। देखिए जब हम एक पॉलिटी का मैं सीरीज तैयार कर रहा हूँ तो उसमें हम बाकी संविधान के तमाम आर्टिकल्स पे एक बार चर्चा करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, पुट्टू स्वामी फैसला संविधान के किस आर्टिकल से संबंधित है? आंसर है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है ग्लासगो हिमनद कहाँ स्थित है? इसका आंसर है अंटार्कटिका में स्थित है। आप सभी को पता है कि हाल फिलहाल में यूनाइटेड किंगडम में UNFCCC की एक बैठक हो रही है, एक क्लाइमेट समिट हो रहा है। वहां पे ये तय किया गया है कि अंटार्कटिका में कुछ ग्लेशियर को रीनेम हम कर देंगे। देखिए वैसे हमने कोई इफेक्टिव काम किया नहीं है, हमारे लीडरों ने क्लाइमेट मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी इफेक्टिव काम नहीं किया गया। यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वो कहती है कि अगर हमने प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू रखा CO2 एमिशन का तो एंड ऑफ द सेंचुरी कम से कम 4 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और हमने प्लेस कितना किया है कि नहीं, मैक्सिमम प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही बढ़ना चाहिए। तो वैसे कुछ होना नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, नाम बदल दिया। ये खैर हमारी पुरानी आदतें हैं। नाम इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। ये एक ग्लेशियर है जिसका नाम है ग्लासगो, जिसे हाल फिलहाल में किया गया। देखिए अगर आप इसको याद रखते हैं इस मैप को, तो इस मैप में आप जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं टाइम लाइन आगे की तरफ बढ़ता है। ओके, यानी सबसे पहले क्लाइमेट समिट जो है जिनेवा में हुआ था, सबसे लेटेस्ट जो है वो ग्लासगो में हुआ था। तो आप इसको याद रखिए। ओके, इसी से जुड़ी एक हम क्वेश्चन देखते हैं कि जलवायु सम्मेलन का सही कालानुक्रम, सही क्रोनोलॉजी क्या है। फर्स्ट है 1972, यहाँ पे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। इस कॉन्फ्रेंस का एक आउटकम जो निकला था वो था कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। उसके बाद 1979 में विश्व क्लाइमेट सम्मेलन हुआ था जिस जिनेवा में हुआ था। इसे प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन भी कहा जाता है। तीसरा आप सबको पता है, बहुत फेमस रियो अर्थ समिट 1992 में हुआ था। इसके जो आउटकम थे वो 3 थे, UNFCCC यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, CVD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और एजेंडा 21 जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। ओके, देखिए जलवायु परिवर्तन से कैसे लड़ना है उससे संबंधित हमने एक रोड मैप तैयार किया जिसे UNFCCC कहा जाता है। ओके, UNFCCC के जितने भी मेंबर कंट्री जो सदस्य देश हैं वो एनुअली अलग अलग देशों में मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो जिसे COP कहा जाता है यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा जाता है। तो पहला COP जो है वो बर्लिन में हुआ था 1995 में। तीसरा COP जो है 1997 क्योटो में हुआ था। क्योटो में हमने ये तय किया था कि जो विकसित देश हैं, COP21 जो है ये पेरिस 2015 में किया गया। इसके अलावा जो है एक और जोड़ा जगह है इचियोंग। देखिए इचियोंग क्या है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है उसका हेड क्वार्टर है, तो आपको याद रखना है ये साउथ कोरिया में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, वर्ल्ड हेरिटेज मराइन प्रोग्राम में शामिल भारत का एकमात्र स्थल कौन सा है? आंसर है कि ये सुंदरबन है। ओके, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज मराइन प्रोग्राम जो है यूनेस्को ने डेजिग्नेट किया है। ये तकरीबन वर्ल्ड में 50 जगहों 50 मराइन सेंटर को ऐसा डेजिग्नेशन मिला है
तो इंडिया में एकमात्र ऐसा डिजिग्नेशन सुंदरबन को मिला है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा सुंदरबन का इलाका है ना। ये भारत से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट मैपिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे गल्फ ऑफ कच्छ कहा जाता है, ये वाला जो जगह है। इसके अलावा ये जो जगह, इसे गल्फ ऑफ खंबात कहते हैं, इसे ब्लैक बे कहते हैं। ये पूरा का पूरा जो ओशनिक बॉडी है इसे अरेबियन सी कहते हैं। यहाँ पे पाक बे है, इसके नीचे जो है गल्फ ऑफ मन्नार है, और ये पूरे की पूरी ओशनिक बॉडी को बे ऑफ बंगाल कहते हैं। ओके, यहाँ पे इंडियन कोस्ट को एक स्पेशल नाम से जाना जाता है जो हमें याद रखना है। गुजरात में ये वाला जो इलाका है रन वाला, इसे हम कच्छ कहते हैं। इसके नीचे जो है ये काठियावाड़ पेनिनसुला है। उसके बाद से यहाँ से आप देख सकते हैं महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका तक के जो तट है उसे कोंकण तट कहते हैं। उसी तरीके से केरला का जो तट है इसे मालाबार तट कहा जाता है। तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश तक का जो कोस्ट है उसे कोरोमंडल कहते हैं। फिर आंध्र प्रदेश से लेके ओडिशा तक का जो तट है उसे नॉर्थ सरकार कहते हैं, और पूरा का पूरा ओडिशा का जो तट है उसे उत्कल प्लेन कहते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, जन्म सखीज किस सिख गुरु से संबंधित है? देखिए, जन्म सखीज जो है वो गुरु नानक देव से संबंधित है। दरअसल गुरु नानक देव जो है अपनी ज़िंदगी में जिन जिन जगहों पे यात्रा किए थे उस यात्रा का जो कलेक्शन है उसे ही जन्म सखी कहा जाता है। ओके, नाउ हम सिख गुरु से जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। देखिए, सिख धर्म के संस्थापक और उसके प्रथम गुरु का नाम जो था वो था गुरु नानक देव। ओके, इनका जन्म जो है 1469 में 1469 में पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ था। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि ये बाबर के कंटेम्पररी थे। जो सेकेंड गुरु हैं उनका नाम गुरु अंगद है। इनका जन्म 1504 में हुआ था। इन्होंने गुरुमुखी का निर्माण किया। सिख स्क्रिप्चर जिस स्क्रिप्ट में लिखा गया है या वर्तमान में पंजाबी जिस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है उसे गुरुमुखी कहते हैं। ओके, तो उन्होंने इसका निर्माण किया है। इसके अलावा ये मल अखाड़ा परंपरा की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। तीसरा नंबर गुरु अमरदास का है। इन्होंने आनंद कराज का परिचय कराया। वर्तमान में जो सिख लोगों में मैरिज सेरेमनी होती है वो आनंद कराज कहलाती है। ओके, कि गुरु अमरदास जो है वो अकबर के कंटेम्पररी हैं। इसके अलावा गुरु अमरदास ने वो सती प्रथा को और पर्दा प्रथा को भी ख़त्म किया था। चौथे नंबर पे गुरु रामदास हैं। इनका जन्म जो है 1534 में हुआ था। इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना जो है 1574 में की थी। ओके, इसके अलावा जो है अभी जो आप गोल्डन टेम्पल देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन का शुरुआत जो है वो गुरु रामदास जी किए थे। ओके, नेक्स्ट जो है वो गुरु अर्जन है। गुरु अर्जन का जन्म जो है 1963 में हुआ था। उन्होंने आदि ग्रंथ को संकलित किया था, यानी सिख स्क्रिप्चर जो है उसे इन्होंने संकलित किया था। ओके, इन्होंने जो गोल्डन टेम्पल का निर्माण को कंप्लीट कराया था। गुरु अर्जन को शहीद सरताज भी कहा जाता है और ये जहांगीर के कंटेम्पररी थे। नेक्स्ट गुरु जो थे वो थे गुरु हरगोबिंद। इनका जन्म 1595 में हुआ था। यह गुरु अर्जन के पुत्र थे। इन्हें सैनिक संत के रूप में भी जाना जाता है। ओके, इन्होंने जो है अकाल तख्त का निर्माण किया था और ये जहांगीर और शाहजहां के कंटेम्पररी थे। अगले गुरु थे गुरु हरकृष्णा। इनका जन्म 1656 में हुआ था। इन्हें 5 साल की उम्र में ही गुरु की उपाधि मिली हुई थी। अगले गुरु जो थे वो गुरु तेग बहादुर थे। गुरु तेग बहादुर जो हैं इन्होंने आनंदपुर साहिब जो एक शहर है पंजाब में उसकी स्थापना इन्होंने की थी। ओके, लास्ट गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह। मानो सिख गुरुओं में ये अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1666 को पटना में हुआ था और ये गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। ठीक है, इन्होंने खालसा या 5 के उसकी स्थापना की थी। 1708 में इनकी मृत्यु हुई थी और इन मृत्यु के पहले इन्होंने कहा था कि ये जो गुरुशिप का ट्रेडिशन है सिखिज्म में वो अब नहीं रहेगा और गुरु ग्रंथ साहिब जो है यानी आदि ग्रंथ जो है ये अब उनके अगले गुरु माने जाएंगे सिख लोगों के। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख लीजिए ये आनंदपुर साहिब है। दिस वन इज कॉल्ड अमृतसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, थेवार जयंती गुरु पूजा किनकी जयंती पर मनाया जाता है? पुष्पन मथुरा मलिंगा के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री ने इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। देखिए, 30 अक्टूबर को तमिलनाडु के रामनाथपुर जिले में पैदा हुए थे। दोस्तों, हम जो डिस्कशन करते हैं इसका PDF जो है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मैंने पिन किया हुआ है
और अगर आपको अच्छा लगता है, जैसे आप या फिर टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं लर्निंग ट्री 67 बीपीएससी, तो ये जो आपको लोगो दिखाई देगा एक ट्री का, ये मेरे चैनल का लोगो है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ अगर यूट्यूब पे आप लर्निंग ट्री बीपीएससी सर्च करते हैं, तो जो पहला वीडियो आता है वो मेरा रिकमेंड होता है, तो आप वहाँ से इसे सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे 67 बीपीएससी से रिलेटेड करंट का एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, वहाँ से आप करंट वीडियो को देख सकते हैं। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।